चलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रीत काल के बारे में। जो रीत काल है हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा काल है। सबसे पहले आधुनिक काल है, फिर भक्ति काल है, फिर रीत काल है। रीत काल का जो प्रारंभ है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी के बीच में माना गया है। रीत काल की जो रचनाएं हैं रीतकालीन हैं, एक रीति पर परंपरा पर आधारित हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है बच्चों की जो काव्य शास्त्र में रीति का तात्पर्य काव्य शास्त्र के विभिन्न अंगों में जैसे रस हुआ, ध्वनि हुआ, अलंकार हुआ, उसका गुण दोष हुआ और नायक और नायिका में भेद हुआ और कथन आदि से होता है। जिस ग्रंथ में काव्य के इन अंगों का निरूपण किया जाता है उसे रीत ग्रंथ कहते हैं। तो रीत कालीन ग्रंथों में हम देखते हैं कि रसों का, अलंकारों का, ध्वनि का, गुण दोष और नायक नायिकाओं के भेद के बारे में वर्णन किया गया है। तो जिस ग्रंथ में काव्य के इन अंगों का निरूपण किया जाता है उसी को हम रीति ग्रंथ कहते हैं। तो रीति ग्रंथ एक रीति या परंपरा पर आधारित ग्रंथ होता है। तो 16वीं से 17वीं सदी जो था देश के भीतर मुगल साम्राज्य का पूर्ण प्रतिष्ठित होकर वैभव के शिखर पर था। इसके मतलब ये हुआ कि जब मुगल कालीन शासन हुआ उसमें अकबर के बाद का जो शासक थे उस समय पूर्ण रूप से पूरे भारत में उनका साम्राज्य फैल गया था, एक प्रतिष्ठित साम्राज्य था, इसलिए जनजीवन में सुख और शांति था। साहित्य पर इन परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ना एक स्वाभाविक होता है। तो सर्वप्रथम कृष्ण और राधा के आलंबन थे। जब इनकी रचनाएं प्रारंभ हुई तो यह कृष्ण और राधा को आलंबन के रूप में लेते थे और ये श्रृंगार के आलंबन बाद में बन गए। तो बाद में जो कृष्ण और राधा थे वह आलंबन न होकर श्रृंगार के रूप में आलंबन बन गया। इस समय सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि कवियों का ध्यान साहित्य शास्त्र की ओर गया, जिसमें रस, अलंकार, छंद, नायक नायिकाओं में के रूप में काव्य की रचना की। इस प्रकार के रचनाओं को रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ भी कहा गया। इस काल में रीतिपरक रचनाओं में इतना आधिक्य हो गया कि अंततः इस युग का नामकरण रीत काल के रूप में हुआ। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि रीत काल का नामकरण रीति ग्रंथों की रचनाओं के कारण हुआ। यह एक परंपरागत आधारित रचनाएं हुई जिसमें अलंकार, रस, ध्वनि, नायक नायिकाओं के बारे में भेद किया गया। इस समय के अधिकतर जो कवि हुए वो दरबारी कवि हुए और अपने दरबार और राज्य के शासन सत्ता के अनुरूप ही रचनाएं की। इस युग में ग्रंथों के दो रूप देखने को मिलते हैं। एक प्रकार के वे कवि थे जो साहित्य में साहित्य शास्त्र का पांडित्य प्रदर्शन करते थे, तो दूसरे प्रकार के वो लोग थे कि जो इससे अलग होकर रस के प्रधानता की ओर ध्यान दिए। इसी में एक तीसरी शाखा भी हुई जो कि रचनाओं में रीतिबद्ध से मुक्त होकर मुक्तक छंदों की रचना की। तो क्षेत्र में मुक्तक काव्य की रचना की और अपना पूरा ध्यान आकर्षित किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि केशव, भूषण, मतिराम और राजा यशवंत सिंह, कहने का मतलब ये है जो केशव, भूषण, मतिराम और राजा यशवंत सिंह थे ये अलंकारवादी आचार्य कवि थे। इन्होंने अलंकार के प्रति ध्यान दिया। वहीं दूसरे मत वाले जो थे जैसे मतिराम, देव और पद्माकर ये रसवादी कवि थे, इन्होंने रसों पर ध्यान दिया। तो इस प्रकार एक गुट जो था अलंकारवादी हुआ तो दूसरा गुट रसवादी हुआ। रसवादी कवियों में श्रृंगार रस के अंतर्गत नायक नायिकों की मनोदशा का विशद वर्णन किया गया। मतलब रसवादी जो कवि थे उसमें श्रृंगार रस की मुक्ता थी, मतलब श्रृंगारी कवि थे। श्रृंगार के बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन उनकी रचनाओं में मिलता है। कुछ ऐसे भी कवि हुए जिनकी रचनाएं रीतिबद्ध नहीं थी, अर्थात ऐसी रचनाएं रिक्त मुक्त थी। इसके अंतर्गत बिहारी एवं घनानंद का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस युग में श्रृंगार के अतिरिक्त इस काल में भक्ति, नीति तथा वीर काव्य की रचना भी की गई। मतलब इस युग में ऋतकालीन में भक्ति परक, नीति परक, वीर काव्य की रचना की गई। इस प्रकार इनकी रचनाएं तीन रूपों में ही मिलती हैं, भक्ति के रूप में, नीति परक के रूप में और वीर काव्य के रूप में।
वीर काव्य की रचनाओं में भूषण, गोरे, लाल और सूदन वीर रस के कवि थे, अर्थात इनकी रचनाओं में वीर रस का ओजस्वीता पाया जाता है। वीर, गिरधर और दीनदयाल जो गिरी थे, नीतिपरक रचनाओं के लिए प्रसिद्ध थे। रीतकालीन कुछ रचनाएं हैं जो हम देखेंगे, बहुत ही यह रचना इम्पॉर्टेंट है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से चाहे कक्षा 10 हो या कक्षा 12, इन बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें केशव प्रसाद की 3 रचनाएं ही पूछी जाती हैं, जिसमें प्रमुख रचना रामचंद्रिका है। इसके साथ साथ कवि प्रिया और रसिक प्रिया भी है। वहीं भूषण जी की तीनों रचनाएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। भूषण जी की पहली रचना है शिवराज भूषण, दूसरी रचना है शिवा बावनी और तीसरा है छत्रसाल दशक। तो यह तीनों रचनाएं भूषण की इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप लोगों को याद रखना चाहिए। इसके बाद मतीराम का जो है 2 ही रचनाएं हैं और दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें रसराज और ललित ललाम। वहीं बिहारी की एक ही रचना है जो सतसई है। बिहारी ने अपनी जो रचना की थी सतसई के नाम से किया था और इसमें दोहे हैं। ये ब्रज भाषा में रचना है। इनकी रचनाओं में कुल 708 या 716 पद मिलते हैं। और वहीं बात करते हैं पद्माकर की, तो पद्माकर की भी 3 रचनाएं प्रमुख हैं, जिसमें पद्मभरण है, जगत विनोद है और गंगा लहरी है। इस प्रकार रीतकाल की जो रचनाएं हुई हैं, यह रीतिपरक पर आधारित हैं, जिसमें 3 गुट हुए हैं। एक तो अलंकारी गुट हुआ है, दूसरा रसवादी ग्रुप है और तीसरा जो है मुक्तक काव्य के रूप में हुआ है। तो मुक्तक काव्य के रूप में हम बिहारी को विशेष तौर से याद करते हैं, जो कि इनकी रचना बिहारी सतसई के नाम से है। इस प्रकार आज हम रीतकाल के बारे में जो कुछ था वो बताए। यह वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगे, पसंद आए, तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे पर भेजने का कष्ट करें और कमेंट भी करें, ताकि हमको यह अवसर मिले कि हम और क्या कुछ विशेष आप लोगों के लिए कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।